जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी की ऑर्डिनेंस डिपोज को किया जा रहा है मॉडर्नाइज। एरो इंडिया में भारत की कंपनीज डिस्प्ले करेगी अपने नए हाइपरसोनिक स्वार्म यूसीएवीज। आर्मी और कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट करी जॉइंट एक्सरसाइज। एरो इंडिया में भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिस्प्ले करेगी अपना एक नया एयर डिफेंस सिस्टम। और अमृता यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ एल&टी विकसित करेगी एक एडवांस लाइट वेट बुलेट प्रूफ मटेरियल। इंडियन आर्मी ने अपने ऑर्डिनेंस डिपोज को मॉडर्नाइज करने वाली योजना पर काम शुरू किया है और इसी योजना के तहत आर्मी की तरफ से 3 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए गए और इस योजना में 4 सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोज, 12 रीजनल ऑर्डिनेंस डिपोज और 3 आर्मर्ड डिविजनल ऑर्डिनेंस यूनिट्स शामिल रहेंगी। और इस परियोजना पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज टर्न की बेसिस पर काम करेंगी। और इस परियोजना को भी शुरू इसलिए किया गया है क्योंकि आर्मी के कई सारे जो ऑर्डिनेंस डिपोज हैं वो काफी पुराने हैं। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करीब 5 से 6 दशक पुराना है और इसलिए अब उन्हें मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कच्छ के कोस्टल एरियाज पर आर्मी ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ एक स्पेशलाइज्ड जॉइंट ट्रेनिंग को कंडक्ट किया था और इस दौरान कोस्टल एरियाज पर थ्रेट्स को नाकाम करने वाले रिस्पांस मैकेनिज्म की रिहर्सल और उनको वैलिडेट किया गया है। मणिपुर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर मणिपुर पुलिस के क्लोज कोऑर्डिनेशन में असम राइफल्स और इंडियन आर्मी ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन के दौरान 12 वेपन्स को रिकवर किया गया, जिनमें ऑटोमेटिक वेपन्स, राइफल्स, पिस्टल्स, सिंगल बैरल राइफल्स, ग्रेनेड्स, एम्यूनेशन और ऐसी अन्य वॉर लाइक स्टोर्स शामिल हैं। इसके अलावा अपकमिंग एरो इंडिया शो से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स सामने आए हैं। पहला ये कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि एरो इंडिया शो 2025 के स्टैटिक डिस्प्ले में किरण यूएवी भी देखने को मिलेगा, जो कि किरण मार्क II ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर आधारित है और ये एक ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी होने वाला है। इसके अलावा अल्फा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एरो इंडिया शो में अपनी यूएवीज की कई अलग अलग सीरीज को डिस्प्ले करने के लिए तैयार है, जैसे कि RLJ-200, RTD-500, RTD-800, RLJ-600, RHH-50, RHH-100, RHH-150 और RHH-200 और इनके स्केल डाउन मॉडल इस दौरान डिस्प्ले किए जाएंगे। इनमें से जो RHH-200 है वो एक मल्टी रोल हाइपरसोनिक स्वार्म यूसीएवी है, जिसे मुख्य रूप से रैपिड रिस्पॉन्सेस या फिर डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के हिसाब से ही डिजाइन किया जाएगा और इस सीरीज में लगभग सभी यूसीएवीज हैं जो कि टारगेट पर स्ट्राइक करने वाली कैपेबिलिटीज के साथ आएंगे। इसके अलावा इस बार के एरो इंडिया शो में जो भारत की आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड है तो वो अपने कवच मॉड 2 को भी डिस्प्ले करने के लिए तैयार है, जो कि एक एडवांस सेल्फ डिफेंस सिस्टम है और दुश्मन के गाइडेड मिसाइल जैसे थ्रेट्स के खिलाफ ये मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षा देने के लिए एक क्रूशियल लेयर की तरह काम करेगा और इसके प्राइमरी रोल में दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को रोकने के लिए चाफ्स या फिर इंफ्रारेड डिकॉयज को डिप्लॉय करना मुख्य रूप से शामिल है, जो कि इनकमिंग मिसाइल्स को कंफ्यूज करके उसे डाइवर्ट करें और उसे टारगेट को लॉक करने से रोकें। इसके अलावा जो आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड है तो वो रशियन 24A2 कैनन पर आधारित अपग्रेडेड 30 mm की नेवल गन को भी डिस्प्ले करेगी, जिसे क्लोज रेंज मैरीटाइम डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह डुअल फीड सिस्टम के साथ आएगी और इसके अपग्रेडेड वर्जन में इसकी एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी और एडेप्टेबिलिटी को मुख्य रूप से इंप्रूव किया गया है और ये एंटी पायरेसी, सर्विलियंस, कोस्टल सिक्योरिटी तो इस तरह के अलग अलग मिशंस के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। अपकमिंग एरो इंडिया शो में WB इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फ्लाई आई नाम के मिनी यूएवी को डिस्प्ले करेगी, जो कि एक मॉड्यूलर सिस्टम है और इसकी बड़ी आसानी से असेंबली और डीअसेंबली की जा सकती है और ये केवल 10 मिनट से भी कम समय में लॉन्च करने के लिए तैयार हो सकता है। इस यूएवी को हाथों से ही लॉन्च किया जाता है और इसको लॉन्च करने के लिए किसी भी और एडिशनल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस वजह से इसे टाइट स्पेसेस से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि एल&टी और अमृता यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर एक एडवांस लाइट वेट बुलेट प्रूफ मटेरियल को विकसित करेंगे और इस परियोजना के तहत जिस तरह के बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन को विकसित किया जाएगा तो वो लगभग सभी तरह के बैलिस्टिक इम्पैक्ट को झेलने में सक्षम होगा, लेकिन जो मौजूदा बुलेट प्रूफ मटेरियल्स है उनकी तुलना में वजन में हल्का होगा, जिस वजह से प्रोटेक्टिव गियर में उसको इस्तेमाल करके जो हमारे मिलिट्री पर्सनल हैं जो उनकी एजिलिटी है उस पर कोई असर ना पड़े। और बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपको सूचित कर दें कि squadron.in पर स्पेशल रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसमें आप हमारे प्रोडक्ट्स को स्पेशल डिस्काउंट में बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज 19 जनवरी 2025 को सुबह 8:30 बजे से इजराइल और हमास के बीच बने सीज फायर एग्रीमेंट को लागू किया जाना था और इसी सीज फायर वाली सहमति के बीच आज भारत में इजरायली राजदूत ने इजराइल के प्रति भारत के सपोर्ट के लिए भारत को धन्यवाद भी कहा है। बाकी उन्हें कहना है कि ये एग्रीमेंट हॉस्टेजेस को वापस लाने में मदद करेगा और साथ में ये इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि हमास इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोबारा से रिपीट ना करे
और बाकी अब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इस एग्रीमेंट के बाद से गाज़ा में फिर से शांति स्थापित हो सकेगी। लेकिन फिर भी एक प्रश्न बना हुआ है कि ये कितने लंबे समय तक चलने वाला है। जबकि इजरायली राजदूत ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर हम हमास को फिर से संगठित होने की अनुमति देते हैं तो शांति स्थापित नहीं होगी। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट बदल चुका है। उनका यह भी कहना है कि ईरान के जो रेडिकल रिजीम है वो अभी भी हमारे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन उसने लेबनान, सीरिया और गाज़ा को खो दिया है और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो परमाणु हथियारों की अपनी खोज भी बंद कर दें। और बाकी इजरायली राजदूत ने भारत सरकार के साथ साथ भारत के लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद कहा है इजरायल के प्रति अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। यूक्रेन में रशिया के मैसिव मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक के रिस्पांस में नेटो ने नॉर्वे के F-35 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया है, जो कि इन F-35 फाइटर्स की इस तरह की पहली डिप्लॉयमेंट है। और नेटो के एयर कमांड ने 2 नॉर्वेजियन F-35 फाइटर जेट्स की मोबिलाइजेशन को कंफर्म किया है। और ये पहली बार है जब नॉर्वेजियन F-35 फाइटर्स पोलैंड एयर स्पेस के एक्टिव एयर डिफेंस में स्क्रैम्बल किए गए और उन्हें खास तौर पर इस रीजन में रशिया की एयर एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के बाद डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा महाकुंभ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है जहां आग लगने वाली घटना हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है और आग पर समय पर काबू पा लिया गया था। और शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये आग लगने वाली घटना सिलेंडर के फटने की वजह से हुई है। बाकी फिलहाल अभी इस पर ऑफिशियली कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन अथॉरिटीज की तरफ से कंफर्म किया गया है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और ये जो आग है गीता प्रेस कैंप में लगी थी और करीब 70 से 80 हर्ट्ज और करीब 8 से 10 टेंट्स इसमें जले हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए BSF के 6 वीर, जिनमें शामिल है हेड कांस्टेबल कालीराम शर्मा, नायक बी स्वरूप दुबे, लांस नायक शंकर सिंह, कांस्टेबल ललित देमारी, कांस्टेबल सोजन और कांस्टेबल देवेंद्र कुमार पाटिल। और बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि T-90 बैटल टैंक्स कौन से वर्ष में इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।